दोस्तों यूट्यूब माय चैनल है यूपी पीएससी एमपीपीएससी यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि वित्तीय आपातकालीन घोषित किया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी राज्य सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। सेकंड, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। थर्ड है, राज्य विधानमंडल धन विधेयक को अधिनियमित करने के अधिकार से वंचित है। फोर्थ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सेकंड है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत निष्क्रिय है। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य में सेवा करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित के वेतन और भत्ते को कम करने के लिए, और राष्ट्रपति के विचारार्थ सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभावित की जाती है। फर्स्ट है, राज्य की संचित नीति। सेकंड है, राज्य की आकस्मिक नीति। थर्ड है, भारत की संचित नीति। फोर्थ है, उपर्युक्त निधियों में से कोई नहीं। तो भारत की संचित निधि से। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर प्रभावित की जाती है, न कि राज्य की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है संसद, थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह काम संसद का है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों जहां तक वे संविधान में निर्दिष्ट है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कम नहीं की जा सकती, लेकिन अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को संसद द्वारा बदला जा सकता है और राज्य विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है। फर्स्ट है, फर्स्ट है अनुच्छेद 145, सेकंड अनुच्छेद 148, थर्ड अनुच्छेद 138, फोर्थ अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 138 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का उल्लेख है। फर्स्ट है अनुच्छेद 145, सेकंड है अनुच्छेद 168, थर्ड है अनुच्छेद 169, फोर्थ अनुच्छेद 139। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ मामलों के हस्तांतरण का उल्लेख है। फर्स्ट अनुच्छेद 139 का, सेकंड अनुच्छेद 139 का, थर्ड अनुच्छेद 139 का, फोर्थ अनुच्छेद 138। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अनुच्छेद 139 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों के हस्तांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 139 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों पर विचार और मामलों की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी होने के लिए परिभाषित करता है। फर्स्ट है अनुच्छेद 142, सेकंड अनुच्छेद 141, थर्ड अनुच्छेद 143, फोर्थ है अनुच्छेद 144। तो 141 है आर्टिकल। अनुच्छेद 141 प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। फर्स्ट, केंद्रीय कानून मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। सेकंड है, अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। थर्ड है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। फोर्थ है, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा, लेकिन ऐसी नियुक्तियों को 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के
एक न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यालय से हटाया गया है? फर्स्ट केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है केवल 3, फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका आंसर फोर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का उच्चतम न्यायालय आनंद लेता है। फर्स्ट है मूल क्षेत्र अधिकार का, सेकंड है सलाहकार क्षेत्र अधिकार, थर्ड है अपीली और सलाहकार क्षेत्र अधिकार, फोर्थ है मूल अपीली और सलाहकार क्षेत्र अधिकार। तो इसका आंसर फोर्थ है। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, अपील अधिकार क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, रिकॉर्ड की अदालत और न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है कजिस, सेकंड है फौजदार, थर्ड है कोतवाल और फोर्थ है वाजिर। तो इसका आंसर थर्ड है कोतवाल। कोतवाल किले के नेता के लिए मध्यकालीन भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शीर्षक था। कोतवाल अक्सर दूसरे शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के लिए क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। यह कार्य ब्रिटिश भारत के जोएलदार के समान था। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल में कृषि भूमि के रजिस्टर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फर्स्ट कोतवाल, सेकंड है कानूनगो, थर्ड है अमीन, फोर्थ है करोड़ी। तो इसका आंसर सेकंड है कानूनगो। कानूनगो एक अधिकारी थे जो कृषि भूमि के रजिस्ट्रारों का रखरखाव करते थे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है बीजी तिलक और थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 14, जब वायसराय कमीशन ने भारत का दौरा किया, वायसराय थे। फर्स्ट है लॉर्ड जॉर्ज, सेकंड है लॉर्ड इरविन, थर्ड है लॉर्ड रीडिंग, फोर्थ है लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर सेकंड है। 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का 30वां वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यह भारत की राजनीति का सबसे उथल पुथल वाला दौरा था। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं थी। साइमन कमीशन की यात्रा 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना की 14 सूत्री 1929 में, मर्डर ऑफ सैंडर्स आदि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी विंग द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी? फर्स्ट है गांधी इरविन समझौता, सेकंड है गृह शासन आंदोलन, थर्ड है नेहरू रिपोर्ट, फोर्थ है मोट फोर्ड सुधार। तो इसका आंसर नेहरू रिपोर्ट है। अप्रैल 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ सचिवों और एस श्रीनिवास अयंगर के अध्यक्ष के रूप में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण स्वराज भारतीय के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला एक प्रस्ताव 1929 की डैश डैश कांग्रेस में पारित किया गया। फर्स्ट शिमला, सेकंड लाहौर, थर्ड मद्रास और फोर्थ कलकत्ता। तो इसका आंसर लाहौर है। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। यह वही सूत्र था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। परिषद का विश्वास प्राप्त है। फोर्थ है जब तक उसे राज्य विधानमंडल का विश्वास प्राप्त है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। 5 साल की यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
फर्स्ट, राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड है, राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। थर्ड है, राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुनाव के इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। संविधान की मूलभूत विशेषताओं में संशोधन न करने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? फर्स्ट है स्वदेशी आंदोलन, सेकंड है असहयोग आंदोलन 1920 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर फोर्थ है। व्याख्या है, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया है। डबल हो गया है, टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलुओं से संबंधित है? फर्स्ट, राजनीतिक नीतियाँ, सेकंड धार्मिक जीवन, थर्ड है सामाजिक जीवन या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, राजनीतिक नीतियों से। अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसे कौटिल्य ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, वह कहाँ का था? फर्स्ट है चोल, सेकंड चालुक्य, थर्ड पल्लव, फोर्थ है सातवाहन। तो है चालुक्य था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल के दौरान बादामी के चालुक्यों ने देखा कि उनका राज्य अधिकांश दक्कन तक फैला हुआ है। उन्होंने हर्ष को नर्मदा के पास तब हराया जब उसने दक्षिण भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी? फर्स्ट चालुक्य, सेकंड है वाका, तक, थर्ड सातवाहन, फोर्थ है छत्रक। तो इसका आंसर थर्ड है सातवाहन। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। सबसे पहले निर्मित समूह में 9, 10, 12, 13 और 15 गुफाएं शामिल हैं। हिंदू सातवाहन वंश 230 ईसा पूर्व सी 220 सीई जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 15, मंगोलों ने भारत पर पहली बार किस काल में आक्रमण किया था? फर्स्ट बलबन, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड कुतुब उद दीन ऐबक और फोर्थ अलाउद्दीन। तो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के काल में पहली बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? फर्स्ट वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड सी आर दास, फोर्थ है नरेंद्र देव। तो इसका आंसर थर्ड है सी आर दास। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, यहाँ क्या हो रहा है, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड गुजरात, फोर्थ है झारखंड। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में वन्य जीवन अभयारण्यों में से एक है। बांधवगढ़ को 1968 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व तो भारत में सबसे ज़्यादा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? फर्स्ट नैनीताल, सेकंड शिमला, थर्ड है गंगटोक, फोर्थ है माथेरान। तो नैनीताल को भारत का झील जिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट गिर गुजरात, सेकंड काजीरंगा असम, थर्ड रणथंभौर राजस्थान में, फोर्थ है कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर काजीरंगा असम में। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का उच्चतम घनत्व भी है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें कौन सी है? फर्स्ट है गेहूँ, चावल, जौ, सेकंड चावल, मक्का, ज्वार, थर्ड है गेहूँ, मक्का, ज्वार और फोर्थ है गेहूँ, ज्वार और मक्का। तो इसका आंसर फोर्थ है।
वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? फर्स्ट है तूफान की आवृत्ति में वृद्धि। सेकंड है किसके लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान। थर्ड है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। फोर्थ ध्रुवीय पर्व क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं बढ़ते समुद्र और तटीय बाढ़ में वृद्धि, अधिकतम विनाशकारी तूफान, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, अधिक गंभीर सूखा, पिघलती बर्फ प्रवाल, भित्तियों का विनाश, उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान। किसके लिए? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटी